मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मजीद 61 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 3747 नए केस भी रिपोर्ट। फ़ाल केसेस की तादाद 92,249 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में पायदार अमन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, अफगानिस्तान में 40 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का अफगान शुरा की दावत पर काबुल का दौरा। पाक अफगान तजारत और सिक्योरिटी समेत दो तरफा अहम अमूर पर बातचीत। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला, पाकिस्तान से राहदारी के मामलात और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। DGISI का गैर मुल्की सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर का टेलीफोन। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में मरबूत इलाक़ाई लाहे अमल की तश्कील के लिए शाह महमूद कुरैशी की अमली काविशों को सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर मुशावरती सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ अली डार। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज करेंगे एक अहम डेवलपमेंट का, और वो ये है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल के दौरे पर हैं। ये इंतहाई अहम दौरा है, वो इसलिए क्योंकि ये किसी भी पाकिस्तानी ओहदेदार का अफगानिस्तान का पहला दौरा है जब से तालिबान ने काबुल को कंट्रोल किया है और गैर मुल्की अफवाज का वहां से इनखिला हुआ है। इस दौरे का मकसद क्या है? एक तो सबसे बड़ा जो मकसद और पर्पस है, या जो ऑप्टिक्स से नजर आ रहा है, जो हमारी भी कुछ जराए से बात हुई है, कि पाकिस्तान अब जो है अफगानिस्तान के मामले पर फ्रंट फुट पर खेलेगा। क्योंकि गुज़श्ता चंद हफ्ते से जो भी पेशरफ्त हो रही थी, क्योंकि हमारे पे कुछ इल्जामात भी लगते रहे हैं, अभी भी लगते हैं, तो शायद हम थोड़ा लो प्रोफाइल थे। तो जो DGISI का काबुल में जाना है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि अब पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट फुट पे खेलेगा। और यही वजह है कि आमतौर पर इस तरह के जो विजिट्स होते हैं वो खुफिया रखे जाते हैं, आमतौर पर पता नहीं होता। लेकिन इस विजिट की शहबाज अगर बात करें तो DGISI वहाँ का जो 5 स्टार सरीना होटल है, वहाँ पर चाय पी रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आई हैं, जो एक अनयूजुअल बात है। लेकिन ऑप्टिक्स को देखें तो ये बड़ा मैसेज क्लियर है कि पाकिस्तान अब बिहाइंड द सीन नहीं खेलेगा, फ्रंट फुट पे खेलेगा। और जब उनसे गैर मुल्की रिपोर्टर ने सवाल किया कि वो इस दौरे का उनका मकसद क्या है, एक उन्होंने बात की कि उनके दौरे का मकसद अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए बात करना, और दूसरा जो पाकिस्तान के जहाँ पर एम्बेसडर हैं वो उनसे मिलने आए हैं। तो ये इंडिकेशन है कि अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ज़ाहिर है कि उनकी मुलाकातें अफगानिस्तान की जो तालिबान की आला क़यादत है उनके साथ बिल्कुल होगी, और ऐन मुमकिन है कि वो मुलाकातें हो भी चुकी हों। अब इसका उसमें एजेंडा क्या होगा हम स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते। एक कनेक्ट कर सकते हैं डॉट, एक कि जो गवर्नमेंट वहाँ पर बननी है उस हवाले से मशावरत, और जो सबसे अहम जो कल भी हमने जिक्र किया था वो सिक्योरिटी और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड द फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है, जब पिछली गवर्नमेंट भी आई थी, कि उनके साथ हमारा कोई एक मिलिट्री पैक्ट हो, एक इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो।
लेकिन जो माजी की हुकूमतें थीं उन्होंने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया, और यही ऑफर लेकर के DGISI जो हमारे जराए बता रहे हैं वो वहां पर गए हैं कि फ्यूचर की कोऑपरेशन होनी चाहिए। और इसकी एक बात मैं करना चाहूंगा कि एक और भी फैसला हुआ है कि पाकिस्तान ने इंटरनली ये फैसला कर लिया है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर एक नई हकीकत है। दुनिया जो भी कहे, अब उनके साथ पाकिस्तान की मजबूरी है, काम करना है, और इसी वजह से अब जो चीजें हैं वो उस तरफ जा रही हैं। आपने बाकी तो सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दी, उस पर कोई सवाल की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, मेरे जहन में, कि ये DGISI ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ अर्सा पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जाना चाह रहे हैं काबुल, फिर उसकी गालबन वजारत ख़ारजा ने तरदीद की कि ऐसा कोई विजिट प्लान नहीं है। तो DGISI का जाना, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का जाना ऐसे मौके पर जब वहाँ पर अभी तक हुकूमत तश्कील नहीं पाई, तो क्या ये कोई और इससे सिग्नल जाता है वहाँ पे? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को या मोहित यूसुफ साहब को नहीं जाना चाहिए था? मेरे ख्याल में देखें, ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, गैर मामूली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये मत भूलें कि CIA के चीफ ने भी खुफिया दौरा किया था, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से उन्होंने मुलाकात की है। तो इस दौरे की मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस से ज्यादा इस वक्त सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, आई थिंक उस पर फोकस है। और दूसरा ये बात मेरे ख्याल में इट्स एन ओपन सीक्रेट कि DGISI का और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनका ये सारा जो पीस प्रोसेस रहा है उसमें उनका बड़ा किरदार रहा है। बहुत से दर्जनों दौरे, मैंने पहले कहा कि खुफिया दौरे होते हैं, दर्जनों दौरे इस तरह के उन्होंने DGISI ने दोहा में किए जो पब्लिक नॉलेज में नहीं थे। तो इसका मतलब है कि एक पूरा उसका एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि शायद पाकिस्तान अब तैयार है फ्रंट फुट पे खेलने के लिए। जो भी तनकीद होती है कि देखें जी कि पाकिस्तान का कोई मनफी किरदार है, उसको पाकिस्तान हट के एक प्रैग्मेटिक अप्रोच और जो अपने उनके मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे ख्याल में इसके ऊपर आगे बात करते रहेंगे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, बिल्कुल। जब तक वहाँ पे काबुल में हुकूमत नहीं बन जाती और फिर उसके इंटरनेशनल रिकग्निशन उसको नहीं मिलती, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये दूसरी बड़ी स्टोरी पार्ट के अंदर हम करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का जो एक सबसे बड़ा उन्होंने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया था बजट में कि इस साल वो नया कोई बहुत ज़्यादा इजाफी टैक्सेस नहीं लगाएंगे। जो IMF की एक डिमांड भी थी कि सैलरीड क्लास के ऊपर आप कोई तकरीबन उन्होंने कहा था शायद 250 या 300 अरब रुपए इजाफी, बल्कि 150 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको इंटीग्रेट करूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा और उसको रेगुलेट करके वहां से इजाफी पैसे लेके आऊंगा। उसके अंदर कामरान उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उन्होंने अनाउंस किया था कि पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन। अब पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज़ है? जब आप किसी शॉपिंग के लिए आप जाते हैं किसी प्लाजा में, किसी शॉप पे, तो वहाँ पे आपको एक जो पर्ची मिलती है किसी कंप्यूटर से, या आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया या डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया, तो वो जो पर्ची है वो जिस मशीन से वो जनरेट हुई है उसको FBR के सिस्टम से लिंक करना है। इसका मकसद ये है कि जो भी वहाँ पे सेल्स हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे इसके अंदर शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी सेल्स को फुली डिक्लेयर नहीं करते, सेल्स टैक्स की भी चोरी करते हैं और इनकम टैक्स की भी, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं कि ये FBR के बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं होंगे तो वो पैसे उनकी जेब में रख लेंगे। आपने 17% GST दे दिया लेकिन आगे वो पहुंचता नहीं है। तो नाज़रीन, ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा था, और लेकिन इसका भी स्टार्ट जो थोड़ा सा स्लो है। शौकत तरीन साहब का जो ख्याल था कि इस साल वो इसको, अभी जो जून का नंबर था, को 11,000 पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड थे FBR के नेटवर्क से, उसको बढ़ाकर 5 लाख ले जाएंगे और 100 अरब रुपए का उनका इजाफी रेवेन्यू का हदफ था, जिसमें 50 अरब इस साल इकट्ठा करना चाह रहे थे। तो आपने देखा होगा एक्सप्रेस टीवी में भी मैंने ये खबर की है कि हुकूमत ने अब एक नया टैक्स लगा दिया है, ₹1 फी रसीद। हर वो चीज जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे उसकी जब आपको रसीद मिलेगी तो उसके ऊपर आपसे दुकानदार ₹1 इजाफी टैक्स लेगा, और इस टैक्स का जो नाम दिया गया है कि POS की ये फीस होगी। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जो सैलरीड पर्सन है, हम 30 से 35% अपनी आमदन का टैक्स में देते हैं, हम 17% GST देते हैं, हम कस्टम ड्यूटी भी अदा करते हैं, हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी अदा करते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी भी हम अदा करते हैं, पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी भी हम अदा करते हैं। उसके बावजूद हुकूमत के ख्याल में शायद उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद हुकूमत एक इनामी स्कीम करना चाह रही है, उसके लिए उसके पास पैसे हों, तो उसके लिए उसने अब आवाम के ऊपर फी रसीद ₹1 इजाफी टैक्स लगा दिया है। अच्छा शहबाज, देखें इतने ज्यादा टैक्सेस आपने गिनवाए, जब हुकूमत पहले ही हमें इतना निचोड़ रही है
तो कोई बात नहीं, 1 रुपया और लेने दें उन्हें, क्या प्रॉब्लम है? कामरान इसमें चले उनका कुछ भला हो जाए, पता नहीं लगता है कि एफबीआर का खजाना खाली है, कुछ दिवालिया होने जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, 1 रुपया और लेने इसमें दें। 1 रुपए की कोई बात नहीं है। इसकी अगर आप रेवेन्यू की बात करें, इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना है? अगस्त का अगर आप नंबर ले लें, अगस्त में जो मशीनें एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हैं, उससे तकरीबन 2 करोड़ और 20 लाख रसीदें जनरेट हुई। इसका मतलब कि अगस्त में एफबीआर को मिलेगा 2 करोड़ 20 लाख रुपया। ठीक है, इसको अब इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, तो आपको साल का मिलता है 26 करोड़ रुपया। कोई 260 या 264 मिलियन आपकी रसीदें जनरेट होंगी। तो जब ये नंबर 5 लाख पे पहुंच जाएगा, जो वजीर खजाने की ख्वाहिश है, तो पैसे फिर शायद अरबों में चले जाएंगे। अब सवाल ये है, ये पैसा क्यों, ये टैक्स क्यों? वजीर खजाना शौकत तरीन साहब की ये अनाउंसमेंट थी कि मैं लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो शख्स दुकानदार जो रजिस्टर है एफबीआर के साथ, उससे खरीदारी करें, तो मैं उनको लिए एक इनामी स्कीम लेके आऊंगा, उसके लिए मैं अरबों रुपए के इनाम दूंगा। उन्होंने ये अनाउंस किया था बजट में भी और पोस्ट बजट में भी और बाद में भी। अब हकीकत ये हुई कि जब एफबीआर ने वो सारी वर्किंग अपनी की, तो गालिबन इनको वजारत खजाना ने कहा जी ऐसा तो हेड ही कोई नहीं है जहां से आप ये इनाम देंगे। तो ये हालत है हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो उनका स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से हुकूमत बेस ब्रॉडन करना चाह रही है। उसके लिए ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही वो तैयार थी, कोई बजट के अंदर हेड क्रिएट नहीं हो, अभी बजट अनाउंस हुआ। ये देखें, तो ये प्रिंसिपल की बात है। क्रिएटिव दिमाग तो उनका है। देखें वो कहते हैं कि जी इनाम अब देना है, तो आप कह लें कि उसके लिए कोई बाद में पता चला शौकत तरीन साहब को सेपरेट हेड नहीं है, तो बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने हमसे ही वो पैसे लेके, वो बजट में ही रख लिया था उन्होंने। देखिए ना, हमसे ही पैसे लेंगे। आप यही कह रहे हैं ना कि बुनियादी तौर पर इसका जो एक फलसफा ये है कि 1 रुपया फी रसीद अगर वो चार्ज करेंगे, तो आपने खुद बताया कि तकरीबन अभी जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं 22 करोड़ महाना उनको इकट्ठे होंगे। जो इनामी रकम है अगर हर महीने होगी वो 15 लाख या 10 लाख रुपए है, तो फिर भी हुकूमत की बड़ी बचत। हर महीने ये कलेक्ट होगा 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, ओके सॉरी, ठीक है। और ये सालाना 15 लाख या 10 लाख रुपया किसी एक सारिफ को इनाम देंगे, तो बाकी तो फिर बचत हुई ना। देखिए ये बात है असूल की। मैं एज अ टैक्स पेयर, मैंने आपको इतने टैक्स गिनवा दिए, मैं आपको उस टैक्स के अंदर से क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास साल का 20 करोड़ रुपया भी नहीं है कि मुझे इनाम वापस दे दे, जो हुकूमत खुद देना चाह रही है। मैं नहीं मांग रहा, क्योंकि इसमें हुकूमत का इंटरेस्ट है कि जब मैंने, आप दुकानदार हैं, आपसे खरीदारी की, एफबीआर को मैंने बताया कि मैंने वहां से खरीदारी की है, एफबीआर को पता लगा कि मैंने वहां से खरीदारी कर ली है, तो आपको कल पकड़ सकता है अगर आपने अपनी फुली सेल्स डिक्लेयर नहीं की। तो मुझे इस चीज के क्यों पेनलाइज कर गया? ये बात असूल की है, बात पैसे की नहीं। अच्छा, इस असूल के ऊपर गालिबन आपकी चेयरमैन एफबीआर से भी बात हुई है, उनका क्या मौकफ है? क्या वो इसका दिफा करते हैं? चेयरमैन एफबीआर साहब का इसके ऊपर नाज़रीन जो मौकफ है वो बड़ा क्लियर है। वो ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने एक बात उन्होंने ये कंफर्म की है कि जो 1 रुपया फी सेल्स टैक्स रसीद हम वसूल करेंगे, उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन है। उन्होंने कहा कि ये जो 1 रुपया फी रसीद फीस है ये बहुत मामूली है, लेकिन ये जो एफबीआर के टैक्स का निज़ाम है उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी, और जो रकम इकट्ठी होगी वो इनामात की सूरत में अवाम को वापस जाएगी। पहला इनाम 15 लाख का, दूसरा 10 लाख का और तीसरा 5 लाख का, और फिर छोटे भी इनाम आते हैं। तो कोई मिली भगत करके ये इनाम हमारा निकल, लेकिन इस पे थोड़ा सा एग्जैक्टली इनाम भी वो खैर आप रहने दें, वो इनाम की जगह पे आपको 1 रुपया दे देंगे। आपसे बात 1 रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं, फी रसीद अगर आप गारंटी दें कि पहला इनाम अगर मेरा। अच्छा, इसमें चलें अब थोड़ा सा इस पे चेयरमैन एफबीआर से कहेंगे कि कामरान यूसुफ इनाम मांग रहे हैं, ये आपको रिश्वत की ज़मीन में आएगा, ये देख लीजिएगा। नहीं, इनाम कैसे चले, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं एक और चीज। अब जो शौकत तरीन साहब का इनिशिएटिव था उस पर प्रोग्रेस कितनी है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत मेजर नहीं है। जून में ये नंबर 11,000 ऑलरेडी था। जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं तकरीबन 13,700 हो चुके हैं। कुछ 550 रिटेलर्स एफबीआर के साथ नए रजिस्टर हुए हैं। तो चूंकि यहां से प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो नाज़रीन जो हम आपको मतवातर बता रहे कि हुकूमत एक नए ऑर्डिनेंस के ऊपर काम कर रही है, उसके अंदर एक और भी हुकूमत शिक डाल रही है उस ऑर्डिनेंस के अंदर कि वो रिटेलर्स, दुकानदार जो फिर भी एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उनके ऊपर अभी जुर्माना है 10 लाख रुपया। तो उस जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 30 लाख रुपया किया जा रहा है, और उसके बाद भी अगर वो लोग रजिस्टर नहीं होंगे तो उनकी जो दुकान है उसको सील किया जा सकता है। तो ये भी एक बजट प्रपोजल है। ये हुकूमत को, मैं बिल्कुल इस चीज की फेवर में हूं कि दुकानदारों को रजिस्टर होना है, लेकिन कामरान इसके साथ देख लेने से पहले एक पॉइंट ये भी है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो दुकानदार है उसकी कुछ शिकायत भी है। वो ये कह रहा है कि हर तरह का बोझ मेरे ऊपर पड़ रहा है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो मेरे बराबर बैठा हुआ है, जो एफबीआर के साथ रजिस्टर नहीं है, उसके कारोबार करने की जो लागत है वो मेरे से 29% कम है।
तो मैं पहले भी रजिस्टर्ड हूं, और जब हुकूमत दुकानें बंद करवाती है कोरोना की वजह से तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद होते हैं, ये लोग बंद नहीं यही होते। अलमिया है कि लोग टैक्स नेट में क्यों नहीं आना चाहते, बिकॉज जो टैक्स नेट में आते हैं बजाय इसको FBI और हुकूमत रिलीफ दे, वो रिलीफ देने के बजाय उनके लिए मजीद मसाइल खड़े होते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि बेहतर है कि हम टैक्स नेट से बाहर रहकर ही काम करें। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत को कैसे मात दी है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।